नमस्कार साथियों, सिविल स्टेप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलें साथियों, आज की इस एचपीएस मेंस हिंदी की कक्षा को हम आरंभ करेंगे। साथियों, आज का हमारा विषय होने वाला है गद्यांश व्याख्या। कल हमने पद्यांश व्याख्या की थी, तो आज गद्यांश व्याख्या पढ़ेंगे। आपको आपकी परीक्षा में एक पद्यांश पूछा जाता है, अर्थात एक काव्यांश पूछा जाता है, उसकी आपको व्याख्या करनी होती है। कैसे करनी होती है तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गद्यांश। आपको एक गद्य दिया जाता है, ठीक है, तो उस गद्य को व्याख्या करना है। अब देखो, इसमें विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा भ्रम रहता है, मतलब उनको ये समझ नहीं आता व्याख्या क्या करनी है। अब गद्यांश आपको दिया गया है तो पढ़ने में वो तो सरल सा वैसे ही लगता है कि बड़ी सरल भाषा में लिखा होता है। अब काव्यांश व्याख्या करते हैं तो काव्य पंक्तियां दी जाती है तो उनको हम सरल भाषा में लिख देते हैं, परंतु जब गद्यांश दिया जाता है तो उसको हम कैसे सरल भाषा में लिखें, ये बहुत बड़ा प्रश्न एक विद्यार्थियों के दिमाग में रहता है ना। कि हमें पैराग्राफ दे दिएगा, उसको हम कैसे लिखें। उसको विद्यार्थी क्या करते हैं, 2 लाइनें ऊपर की लेंगे, 2 लाइनें बीच की लेंगे, 2 लाइनें आखिर की लेंगे, चलो जी व्याख्या होगी, हमने छोटा करके लिख दिया। किसी को ये नहीं समझ आता कि उसको उस व्याख्या को हमने कितना बड़ा करके, कोई उसको इतना बड़ा लिख देता है, अनावश्यक लिख देते हैं उसको, तो वो उस वहां पर अपना समय व्यर्थ करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। गद्यांश व्याख्या समझें पहले क्या चीज है, कैसे उसकी व्याख्या की जाती है, उसके कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप कैसे व्याख्या होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो चलें करते हैं शुरू आज की कक्षा को। तो सर्वप्रथम हम गद्यांश व्याख्या के नियम देख लेंगे कि गद्यांश व्याख्या करने से पहले आपको अपने दिमाग में क्या क्या चीजें रखनी है। गद्यांश व्याख्या करने से पहले क्या क्या चीजें आपको सोचनी है, कैसे आपको गद्यांश व्याख्या करनी है। देखें, सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है ना। तो ये बोलेंगे सर हम तो ध्यान पूर्वक ही पढ़ते हैं, ठीक है, परंतु ध्यान पूर्वक पढ़ने का अर्थ क्या हुआ कि गद्यांश पहले हमारे पास आता है ना, तो उस गद्यांश को पहले पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, गद्यांश को पूरा पढ़ा, उसके बाद एक बार पूरा हमने पढ़ लिया तो ये सिर्फ ये सोचकर कि ये गद्यांश किस पर आधारित है, ठीक है, उसका मूल विषय देखेंगे कि जो गद्यांश दिया गया है इसका मूल विषय क्या है, वो हम पहले जानेंगे। ठीक है, तो ये सोच के गद्यांश पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से एक बार हमें गद्यांश पढ़ना है, फिर हम उसको उसका थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे। गहन अध्ययन समझते हैं, ठीक है, कि अब उसको डीपली थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अब इसमें जो जो शब्द कहां कहां क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं, क्या क्या चीजें जो इसका भाव अर्थ है, इसके पीछे संदेश कौन सा जो हमें लेखक देना चाहता है ना, ये चीज समझने का प्रयास करेंगे। तो गद्यांश एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर से पढ़ना है, कम से कम 2 बार गद्यांश पढ़ना है, और अगर 2 बार में भी नहीं समझ आया तो तीसरी बार भी पढ़ना है, क्योंकि बिना समझे व्याख्या नहीं होगी। इसलिए अच्छे से गद्यांश को पढ़ने के बाद ही फिर गद्यांश को हम उसकी व्याख्या करना आरंभ करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, सबसे पहले पूरे गद्यांश को एकाग्रचित होकर पढ़ना है, लेखक का आशय, मुख्य विचार और भाव को पकड़ना है। ठीक है, कि उसमें कौन सा मूल भाव है, मूल विषय कौन सा है, लेखक किस विषय पर आधारित उसने वो गद्यांश लिखा है, लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है, ये सारी की सारी चीजें हमें उस गद्यांश को पढ़कर समझनी है। क्या क्या चीजें समझनी है, गद्यांश पढ़ने से पहले देख लें कि गद्यांश का मूल भाव, ठीक है, कि उसका मूल भाव क्या है, लेखक का आशय क्या है, ये गद्यांश में हमें क्या संदेश दे रहा है, गद्यांश लिखने के पीछे कारण क्या है, ये हमें ढूंढना है, संदेश क्या दे रहा है लेखक हमें। उसके बाद फिर भाव उसका पढ़ना है, भाव कि उसका मूल भाव क्या है। आखिर में गद्यांश पढ़ने के बाद हमें ये चीज समझ में आ गई है ना, तो गद्यांश को इस दृष्टि से पढ़ना है, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही पढ़ लिया, नहीं, ये चीजें आपको गद्यांश में से ढूंढनी है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कठिन शब्दों के अर्थ समझने हैं, है ना। पहली बार तो हमने जब पढ़ा, पहली बार हमने, इसीलिए मैंने बोला 2 बार गद्यांश को पढ़ना है। पहली बार हमने गद्यांश पढ़ा तो गद्यांश पढ़कर हमें क्या करना है कि गद्यांश की विषय वस्तु, ठीक है, या फिर हम गद्यांश का मूल भाव देखेंगे, मूल भाव समझने का प्रयास करेंगे पहली बार जब पढ़ रहे हैं। उसके बाद मूल भाव के बाद फिर देखेंगे कि गद्यांश का जो संदेश हमें लेखक क्या देना चाहता है, उस संदेश को ढूंढेंगे। ठीक है, उसके बाद
ये चीजें हमें ढूंढनी है। दूसरी बार फिर जब हम गद्यांश पढ़ेंगे, जब दूसरी बार गद्यांश पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, कठिन शब्दों के अर्थ, है ना। फिर हमें गहन अध्ययन करना है, गहन अध्ययन, ठीक है। देखो जब भी कोई कार्य हम करते हैं ना तो हमारा एक उद्देश्य होता है, जब तक हमारा उद्देश्य नहीं है ना तो वो कार्य संपूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये उद्देश्य रख के कि पहली बार जब हम गद्यांश पढ़ेंगे तो इन चीजों को हमने ढूंढना है, ठीक है। ये चीजें ढूंढने के लिए हम गद्यांश पढ़ रहे हैं। उसके बाद उद्देश्य बदल देंगे कि दूसरी बार हमने क्या करना है, कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं उनको समझना है, ठीक है। कि जो कवि ने कठिन शब्दों, क्षमा कीजिए, जो लेखक ने कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं उन कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते जाएंगे, फिर उनके अर्थ सोचेंगे इसका अर्थ क्या होता है। क्योंकि जब हम व्याख्या करेंगे ना तो सरल भाषा में व्याख्या करनी है, पहले से वो सरल भाषा होती है परंतु वहां पर क्या करना है हमें कि और सरलीकरण करना है, उदाहरण देकर उन चीजों को समझा सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कठिन शब्दों के अर्थ समझने के लिए दूसरी बार हमने प्रयास किया। तीसरी बार क्या होगा, लेखक ग्रंथ की पहचान, लेखक या ग्रंथ की पहचान। वो देखो अगर आपको गद्यांश में दिया गया है लेखक का नाम और कहां से ये गद्यांश लिया गया है तो अधिकतर तो लेखक का नाम दे दिया जाता है, परंतु गद्यांश कहां से लिया गया है ये नहीं बताया जाता अधिकतर, ठीक है। और हो सकता है कि आपको लेखक का नाम भी ना दे, ठीक है। तो अगर आपको लेखक का नाम दिया गया है तो आपने क्या करना है, फिर तो आपके लिए सरल हो गया। फिर प्रसंग में हम जब उसका प्रसंग लिखेंगे तो उसमें लिख सकते हैं कि योग्य लेखक, या फिर लेखक जो हम बताएंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इस गद्यांश के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास किया है, या इसका मूल भाव जो भी आप वो जब आगे हम प्रसंग की व्याख्या करेंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। तो अगर मतलब दूसरा काम क्या है, पहले हमने गद्यांश को पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, क्यों कैसे कैसे पढ़ना है वो आपको बता दिया। दूसरी बार क्या करना है, लेखक और ग्रंथ की पहचान करनी है। अगर वो गद्यांश उसमें लेखक का नाम दिया गया है, ठीक है, कहां से गद्यांश लिया गया है फिर तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर प्रयास करें कि कहां से लिया गया। अगर नहीं पता लग रहा तो भी क्या करना है, कोई चिंता की बात नहीं ना। अधिकतर गद्यांश ऐसे दिए जाते हैं जिनका हमें कई बार नहीं पता चलता है कि कहां से लिया गया है, तो हम वहां पर क्या लिख देंगे कि लेखक इस गद्यांश के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास कर रहा है। तो वहां पर लेखक का नाम नहीं लिखने की आवश्यकता कि तुक्के से लिख देंगे मुंशी प्रेमचंद जी का, पता लगे कि वो है ही नहीं मुंशी प्रेमचंद जी का, ठीक है, ऐसा नहीं। गलत नहीं लिखना है तो उसको हम क्या कर देंगे, लेखक के द्वारा, लेखक इस गद्यांश के माध्यम से, तो गद्यांश का नाम नहीं पता तो इस गद्यांश के माध्यम से, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। तो वो हमें पता करना है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, गद्यांश का सारांश, या फिर हम कह सकते हैं गद्यांश का भाव स्पष्ट करेंगे। सारांश मतलब व्याख्या जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करनी है, गद्यांश की व्याख्या आरंभ कर देनी है, गद्यांश की व्याख्या लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, गद्यांश का संक्षिप्त आशय अपनी भाषा में लिखेंगे। संक्षिप्त आशय अपनी भाषा में, ये नहीं कि उसका आशय भी अपनी भाषा अपनी मर्जी से लिख देना है कि गद्यांश में कुछ और कहा जा रहा है और आप उस गद्यांश को किसी और से ही जोड़ दो, नहीं, मूल भाव वही रहेगा, बस उसको आपको समझाना है अपनी भाषा में। उदाहरण देता हूं आपको, आप कोई मूवी देखते हो, है ना, मूवी देखते हो या फिर कोई सीरियल देखते हो, जब आपने उस मूवी को देखा, अगले दिन आपका मित्र आपसे पूछता है अच्छा ये बताओ कि उस मूवी में आपने क्या देखा था, ठीक है, मूवी कल देखी थी, क्या था उस मूवी में बताना जरा। तो फिर आप क्या करते हो, उस पूरी की पूरी मूवी को क्या करते हो, 3 घंटे तो नहीं लगाते बताने में, 5 मिनट में, 10 मिनट में आप उसकी पूरी की पूरी कहानी सुना देते हो, वो भी अपने शब्दों में, कि दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से उस जो मूवी है उस पिक्चर को समझ जाता है ना। तो बस वही चीज यहां पर भी आपको करनी है। आपको व्याख्या दी गई, आपको गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ने के बाद समझना है, फिर उसको अपने भाव में, अपनी भाषा में उसी भाव को प्रकट करना है। उसी को कहा गया है कि गद्यांश का संक्षिप्त आशय हमें अपनी भाषा में देना है, ठीक है। अपनी भाषा ही, अंग्रेजी मत लिखने लग जाना, अंग्रेजी नहीं लिखनी है, ठीक है, कि कहीं बोलो अपनी भाषा हमें तो अंग्रेजी अच्छी लगती है, अंग्रेजी में लिखना शुरू कर देंगे, नहीं भाई, आपको हिंदी में ही लिखना है, बस शब्द आप अपने लगा सकते हो, ठीक है।
अब साहित्य के शब्द होने चाहिए, लोकल भाषा के शब्द मत लगा देना। नहीं तो एक बार ऐसे हुआ था, यही चीज मैंने बताई तो विद्यार्थी अपनी पहाड़ी भाषा में उसने कई शब्द पहाड़ी के लगा दिए कि हमने अपने शब्द लगाए, तो वो नहीं करना है। साहित्यिक भाषा साहित्यिक ही रहनी चाहिए, ठीक है, कि जो हमें जो लौकिक भाषा उसका प्रयोग नहीं करना है, जो साहित्यिक भाषा उसी का प्रयोग करना है। उसके बाद आ जाता है प्रश्न में दिए गए गद्यांश के अनुसार ही रहें, उससे बाहर की बातें ना जोड़ें, ठीक है, कि जो आपको प्रश्न में गद्यांश दिया गया है उसी को आधार बनाते हुए आपने व्याख्या करनी है। उदाहरण भी अगर आप कोई दे रहे हैं तो उस गद्यांश से संबंधित ही उदाहरण आप देंगे, ठीक है। ये नहीं कि उदाहरण कोई और दे दी, वो कुछ आशय ही नहीं निकल रहा उसका, ऐसा नहीं करना है। उस गद्यांश से संबंधित ही आपको जो उदाहरण भी देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, फिर हमारे पास आ जाता है भाषा और शैली की व्याख्या। अब आपने क्या किया, व्याख्या कर दी, व्याख्या के बाद फिर आप क्या करेंगे, गद्यांश की भाषा शैली की बात करेंगे, ठीक है, कि कवि जो लेखक है उसने किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया है। गद्यांश में प्रयुक्त भाषा शैली बताएं, ठीक है। साधारण भाषा है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, तद्भव शब्दों का कहां पर प्रयोग किया गया है, भाषा कैसी है वो आप बताएंगे वहां पर, ठीक है। अलंकार, अगर अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति ऐसी किसी चीज का प्रयोग किया गया, वो भी अगर किसी ने कोई लोकोक्ति का प्रयोग कर दिया तो वहां पर बता देंगे कि इसमें जो लेखक ने लोकोक्ति का प्रयोग किया है। अगर अलंकार आपको कोई मिल रहा है, ठीक है, तो अलंकार बता देंगे। अलंकार मान लो कोई कवि पंक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया हुआ है तो वो आप बता देंगे, ठीक है। अर्थ अलंकार कौन सा उसमें आ रहा है, ठीक है, उस जो पढ़कर उसमें अगर मान लो कि जैसे तुलना की गई है किसी चीज की तो वहां पर लिख सकते हैं उपमा अलंकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलंकार को हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, विचारों की व्याख्या, ठीक है। लेखक ने क्या कहा है, उसका क्या भाव है, स्पष्ट करें। समाज, जीवन या व्यक्ति विशेष पर उसका क्या महत्व है। जो गद्यांश दिया गया उसका समाज में क्या महत्व है, व्यक्ति पर क्या महत्व पड़ रहा है, क्यों वो, देखो गद्यांश तो ऐसे लेखक कोई लिखता नहीं है, उसका कोई ना कोई आशय होता है, उसी आशय को समझना है, ठीक है। उस गद्यांश के माध्यम से जीवन क्या, उसमें जीवन के बारे में क्या पता चला, जीवन शैली के बारे में क्या पता चला, जीवन पर कैसे आधारित है वो गद्यांश, ठीक है। समाज के लिए कैसे उपयोगी, समाज के लिए क्या संदेश उस गद्यांश में से मिल रहा है, ठीक है। जो समाज में लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या संदेश उसमें मिल रहा है, ये चीज हमने वहां पर देखनी है, ठीक है। तो विचारों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है निष्कर्ष, ठीक है। देखो यहां पर क्या हो गया, फिर से एक बार बता देता हूं, पहले गद्यांश को हमने पढ़ना है, फिर हमने लेखक ग्रंथ की पहचान करनी है, गद्यांश का सारांश लिखना है, शैली व्याख्या करनी है, विचारों की व्याख्या करनी है, फिर आखिर में निष्कर्ष कर देना है कि अंत में गद्यांश का सार लिख देंगे, कि अंत में हम कह सकते हैं कि लेखक ने हमें इस गद्यांश के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है। और ये गद्यांश, ये चीजें जो लिख देंगे भाषा शैली इस प्रकार की, वो सारे का सारा मतलब सारांश आप लिख देंगे, ठीक है। अब संरचना की बात कर लेते हैं। जो गद्यांश होता है उसकी संरचना कैसे आपको लिखना है, पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। पहला पॉइंट आपका प्रस्तावना होगा या प्रसंग आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रस्तावना में लेखक गद्यांश का परिचय देंगे, लेखक का परिचय देंगे, गद्यांश कहां से लिया गया वो परिचय देंगे, ठीक है। उसके बाद गद्यांश का भावार्थ हमें लिखना है, गद्यांश का सार, व्याख्या जिसको कहते हैं, व्याख्या हमें लिखनी है, भाषा शैली की विशेषताएं आपको बतानी है। तीसरा पॉइंट, चौथा, आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है। आलोचनात्मक टिप्पणी मतलब ये नहीं कि उसकी बुराई करनी है, आलोचनात्मक का अर्थ होता है कि जब हम गुण अवगुण बताते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आपको वो गद्यांश उपयोगी है तो बताएंगे कि ये गद्यांश में लेखक ने, इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने ये संदेश देने का प्रयास किया है, आज की परिस्थिति के अनुसार ये गद्यांश उपयुक्त है, बिल्कुल उपयुक्त है ना। तो ये हम उसका मूल्यांकन करेंगे, मतलब बता देंगे कि गद्यांश जो है वो ठीक है इस प्रकार से ये समाज के लिए लिखा गया है या जिसके लिए भी लिखा गया है, ठीक है, वो चीज हम लिख देंगे। आलोचनात्मक जरूरी नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं तो आलोचनात्मक टिप्पणी करेंगे, नहीं तो गलत मत लिख देना आलोचना। अभी बताएंगे आलोचना कैसे लिखनी है, उसके बाद फिर निष्कर्ष आ जाएगा, पूरी का पूरा जो गद्यांश है उसका सार हम वहां पर बता देंगे, ठीक है। अब आपको एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। उदाहरण है हमारे पास, ये गद्यांश है, इसको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, और अपने दिमाग में एक विचारों को बना लीजिए कि क्या गद्यांश किस पर आधारित है, ठीक है। क्या है हमारे पास गद्यांश, साहित्य जीवन की आलोचना है, वह केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं, वह हमारे हृदय को उदार और हमारी बुद्धि को
परिष्कृत करता है। साहित्य मनुष्य की सहानुभूति को विस्तृत करता है, उसके चरित्र को दृढ़ बनाता है और उसके जीवन को उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करता है। जिस साहित्य में मनुष्य के हृदय को आंदोलित करने की शक्ति नहीं, वह साहित्य साहित्य नहीं। किसके द्वारा लिखित है? मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। और ना जो उनकी कहां से लिया गया है? साहित्य का उद्देश्य। ठीक है, वहां से ये गद्यांश लिया गया है। ठीक है, तो इस गद्यांश को पढ़िए, एक बार समझने का प्रयास कीजिए इस गद्यांश में क्या बताया गया है। ठीक है, तो इस गद्यांश को जब हम पढ़ते हैं, पहली बार हमने गद्यांश को पढ़ा जानने के लिए किस विषय पर आधारित है, तो आपको क्या समझ आया? ये जो गद्यांश है किस विषय पर आधारित है। ठीक है, इसका विषय क्या है, मूल भाव क्या है, तो वो साहित्य के बारे में बताया गया। साहित्य की बात की गई, साहित्य जीवन की आलोचना है, ये केवल मनोरंजन, मतलब साहित्य का महत्व बताया गया है। अर्थात ये गद्यांश जो है साहित्य पर आधारित है, हमें पता चल गया। ठीक है, फिर दूसरी बार हम गद्यांश पढ़ेंगे। दूसरी बार गद्यांश क्यों पढ़ेंगे? फिर हम देखेंगे इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बताएंगे। कौन कौन सा कठिन शब्द है, जिसको परिष्कृत क्या होता है ना, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद बस यही है, इसमें ज्यादा कठिन शब्द, फिर उसको हम अपने दिमाग में लेंगे क्या इसका अर्थ होता है, कि वह हमारे हृदय को उदार और हमारी बुद्धि को परिष्कृत करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कठिन शब्दों के अर्थ खोजने का प्रयास करेंगे। फिर हम आते हैं अपने पास प्रस्तावना की बात करेंगे। ठीक है, प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? यह गद्यांश, देखो प्रसंग कैसे लिखना है, ध्यान दीजिएगा। यह गद्यांश हिंदी के महान उपन्यासकार और विचारक मुंशी प्रेमचंद जी की कृति साहित्य का उद्देश्य से लिया गया है। इसमें उन्होंने साहित्य की वास्तविक भूमिका और उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? साहित्य की उपयोगिता और वास्तविक भूमिका के बारे में बताया कि साहित्य कैसे उपयोगी है और उसका वास्तविक उसकी भूमिका क्या है समाज में, वो हमें बताई गई है। तो इस प्रकार से प्रसंग लिख देंगे, प्रस्तावना लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है गद्यांश का भावार्थ। ठीक है, भावार्थ या सार, वैसे भावार्थ लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया, सार मत लिखेगा। ठीक है, गद्यांश का भावार्थ लिख देंगे, व्याख्या लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे उसमें? लेखक का आशय यह है कि साहित्य केवल मन बहलाने का साधन नहीं है, उसका कार्य मानव जीवन को ऊंचा उठाना है ना। कि साहित्य जो है सिर्फ हम मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ते। साहित्य का अर्थ क्या है? कि साहित्य जो लिखा जाता है मानव जीवन को उच्च उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए इस साहित्य का प्रयोग किया जाता है। साहित्य हृदय को उदार बनाता है, बुद्धि को शुद्ध करता है और मनुष्य को सहानुभूति तथा संवेदनशीलता की ओर अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, अगर हम साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य को पढ़ने से हमारे अंदर ये सारे के सारे गुण विकसित होते हैं। साहित्य समझते हैं ना, कोई भी साहित्य हम पढ़ेंगे, चाहे हिंदी का साहित्य हो, चाहे कोई भी साहित्य हो, अंग्रेजी का साहित्य हो, वो साहित्य हमें कोई ना कुछ हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक है, उसके बाद आता है वह व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाता है और उसे आदर्श जीवन की ओर प्रेरित करता है। जो साहित्य केवल बाहरी मनोरंजन तक सीमित हो और जिसमें मनुष्य को झकझोरने की क्षमता ना हो, उससे साहित्य नहीं कहा जाता है। ठीक है, उसको साहित्य नहीं कहा जाएगा। कि जो साहित्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ना करे, व्यक्ति की सोच में परिवर्तन ना करे, ठीक है, व्यक्ति के जो अवगुण हैं उनको गुणों में परिवर्तन करने का कार्य ना करें, उस साहित्य को साहित्य नहीं कहा जाता। ठीक है, और साहित्य जो होता है, जो साहित्य लिखा जाता है ना, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाता। ठीक है, साहित्य जो होता है वो कहते हैं कि वो जो समाज का दर्पण, उस साहित्य को कहा जाता है। जो जिस साहित्य जिससे संबंधित है, जिस समाज का वो दर्पण होता है, समाज को बताता है। ठीक है, कि वहाँ के लोग कैसे हैं, रहना कैसा, खाना पीना कैसा है, तो वो सारी सारी चीजें साहित्य हमें बताती है। ठीक है, तो ये चीज आप गद्यांश का सार लिख देंगे और भाषा शैली ऐसे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? भाषा शैली की विशेषताएं। कौन सी भाषा शैली? जो लेखक ने प्रयोग की है। कैसी भाषा शैली है? भाषा सरल, स्पष्ट और विचार प्रधान है, विचार किया गया है भाषा में। ठीक है, इसमें विचारात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, विचारात्मक शैली का प्रयोग किया गया, विचार किया गया है। गद्यांश में गंभीरता और आदर्शवादिता का स्वर झलकता है। गंभीरता और आदर्शवादी के बाद आदर्श बातें की गई हैं, आदर्शवाद के बारे में बताया गया है, आदर्शवादिता का स्वर यहां पर झलक रहा है। इसमें अलंकारिता की
अपेक्षा विचार और दर्शन पर अधिक बल दिया गया है। अलंकारों के प्रयोग नहीं देखने को मिला है, परंतु विचार पर अधिक बल दिया गया है अलंकारों की अपेक्षा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, भाषा शैली हो जाती है। ठीक है, भाषा शैली के बाद हमारे पास क्या आता है, फिर उसके बाद आता है आलोचनात्मक टिप्पणी। ठीक है, ये आपकी इच्छा है, अगर आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं करनी है तो कोई उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, दुविधा में मत रहिएगा। अगर आपको आलोचनात्मक टिप्पणी, क्योंकि आलोचनात्मक टिप्पणी जो अच्छी होनी चाहिए, है ना, तो गलत लिख देंगे तो वो नंबर कटेगा। इससे अच्छा अगर आपको उचित लगेगा तो लिख लीजिएगा, अगर समझ में आ गया तो, है ना। आलोचनात्मक टिप्पणी किसे कहा जाता है, प्रेमचंद का विचार अत्यंत यथार्थवादी है। साहित्य तभी सफल है जब वह समाज को दिशा दे और जीवन के उच्च मूल्यों की ओर अग्रसर करे। केवल मनोरंजन साहित्य का उद्देश्य नहीं हो सकता। साहित्य को जीवन का मार्गदर्शक बनकर व्यक्ति और समाज दोनों का उत्थान करना चाहिए। ठीक है, तो ये वही चीज है कि साहित्य, जैसे हम बोल सकते हैं अपने विचार थोड़े से हमने इसमें डाल दिए, है ना, परंतु लेखक के अनुसार हमने अपनी थोड़ी सी भावना इसमें बता दी। उसके बाद निष्कर्ष आ जाएगा। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि साहित्य का मुख्य उद्देश्य मानवता का संवर्धन, विचारों की शुद्धि और जीवन का आदर्श निर्माण है। वही साहित्य सच्चा है जो मनुष्य को भीतर से आंदोलित कर सके और जीवन को नई दिशा दे सके। तो ये हमारे पास निष्कर्ष आ गया। इस तरह से हमने व्याख्या करनी। समझ में आ गई ना व्याख्या? ये नहीं कि व्याख्या कुछ भी छोटा करके लिख दिया, नहीं, उसको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखें एक और गद्यांश, एक और उदाहरण कर लेते हैं। हमारे पास ये है अगला गद्यांश। मानव जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं पर ही आधारित नहीं होता। यदि जीवन में केवल अन्न, वस्त्र और निवास की ही चिंता होती तो मनुष्य और पशु में कोई भेद ना रहता। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी संस्कृति है। संस्कृति ही उसके जीवन को ऊंचाई देती है, उसमें मानवीय संवेदनाएं भरती हैं और उसे पशुता से दूर रखती है। जब जब संस्कृति का पतन हुआ है तब तब मानव जीवन भी अंधकारमय हुआ है। निबंध अब ये पढ़ लिया हमने गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर क्या समझ में आया कि ये जो यहां पर बात की गई है किसके बारे में बात की गई है, संस्कृति के बारे में बात की गई है ना। संस्कृति ही जीवन को उच्च बनाती है। तो संस्कृति के बारे में बात की गई है कि मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, संस्कृति, जो मनुष्य को पशुओं से अलग बनाती है। ठीक है, संवेदनाएं पशुता से अलग बनाती है। तो ये हमने समझ लिया, गद्यांश समझ में आ गया। इस तरह से पढ़कर फिर उसे दोबारा पढ़िएगा सूक्ष्म दृष्टि से, है ना, दोबारा से फिर से पढ़ना है। उसके बाद फिर हम व्याख्या आरंभ करेंगे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, उनके द्वारा लिया गया है। तो अब बात करेंगे प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, यह गद्यांश हिंदी के महान कवि, चिंतक और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की चर्चित कृति संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय से लिया गया है। इसमें लेखक ने मानव जीवन और संस्कृति के संबंध स्पष्ट किया है। मानव जीवन और संस्कृति के संबंध को स्पष्ट किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है गद्यांश का भावार्थ। भावार्थ में क्या लिखेंगे, इस गद्यांश का आशय यह है कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक साधनों पर आधारित नहीं है। मनुष्य का जीवन केवल भौतिक साधनों पर आधारित नहीं है, मतलब अन्न, कपड़ा, उसको भौतिक साधन एक शब्द दे दिया, है ना। यदि मनुष्य केवल अन्न, वस्त्र और निवास जैसी आवश्यकताओं तक ही सीमित हो जाता है तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि क्या करता है, जो पशु होता है वो भी अन्न, उसको भी क्या चाहिए, खाना, भोजन चाहिए, रहने के लिए स्थान चाहिए। और मनुष्य भी अगर यही कार्य करता है तो मनुष्य और पशु में भिन्नता क्या रहेगी, क्या अंतर रह गया। ठीक है, वास्तव में मनुष्य वाली शक्ति उसकी संस्कृति है। ठीक है, मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली शक्ति क्या है, संस्कृति। जो हमारी संस्कृति है यही हमें मनुष्य बना रही है, हमें पशुता से, पशुओं से भिन्न कर रही है हमारी संस्कृति। संस्कृति जीवन की ऊंचाई और जीवन को ऊंचाई और गरिमा प्रदान करती है।
उसमें मानवीय संवेदनाएं जागृत करती है और उसे पशुत्व से अलग करती है। जब भी संस्कृति का पतन होता है तब मानव जीवन अंधकार और अध पतन की ओर जाता है। जब जब संस्कृति का पतन होगा, है ना, जब तक हमारी संस्कृति हमारे साथ है तो हमारा उत्थान होगा, परंतु जब संस्कृति का पतन होना आरंभ हो गया तो हमारा भी पतन आरंभ हो जाता है, जब हम अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। इसलिए संस्कृति का जीवन में अत्यधिक महत्व है। ठीक है, तो ये हमारे पास गद्यांश की व्याख्या हो गई। अब हमारे पास आ रहा है भाषा शैली की बात करेंगे। भाषा गंभीर, सरल और विचार प्रधान है। इसमें तत्व चिंतन एवं आदर्शवादिता पर बल दिया गया है। गद्यांश में संस्कृति की गरिमा और उसके पतन के परिणाम स्पष्ट किए गए हैं, है ना। जब पतन होगा तो उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। शैली विचारात्मक और दार्शनिक है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद आता है आलोचनात्मक टिप्पणी। दिनकर का विचार पूर्णतः सत्य और आज भी प्रासंगिक है। केवल भौतिक सुविधाएं, ठीक है, केवल भौतिक सुविधाएं जीवन को पूर्ण नहीं बना सकती। यदि संस्कृति नष्ट हो जाए तो मनुष्य का जीवन पशुता के स्तर पर पहुंच जाएगा। इस दृष्टि से संस्कृति का संरक्षण ही मानव सभ्यता की रक्षा है। ये हमने अपना भाव प्रकट कर दिया। यहाँ पर आलोचनात्मक टिप्पणी में हम अपनी बात कहेंगे कि दिनकर के विचार पूर्णतः सत्य है, आज भी प्रासंगिक है। केवल भौतिक सुविधाएं जीवन को पूर्ण नहीं बना सकती, कि हमारे पास सब कुछ हो तो हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता, हमारा जीवन, ठीक है, को पूर्ण नहीं कर सकती। यदि संस्कृति नष्ट हो जाए तो मनुष्य जीवन का पतन हो जाता है, मनुष्य पशुता की ओर जाना आरंभ कर देता है। ठीक है, इस दृष्टि से संस्कृति का संरक्षण ही मानव सभ्यता की रक्षा है। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया आलोचनात्मक टिप्पणी। निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि संस्कृति ही मानव जीवन की आत्मा है, वही मनुष्य को उच्च आदर्श, मानव संवेदनाएं और सभ्यता की गरिमा प्रदान करती है। संस्कृति रहित मनुष्य जीवन केवल अंधकार और पशुता का प्रतीक है। संस्कृति रहित जीवन किसका प्रतीक है? वो केवल अंधकार का और पशुत्व का प्रतीक है। देखिए कैसी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास था निष्कर्ष। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको गद्यांश व्याख्या समझ में आ गई होगी। ऐसे ही और गद्यांश को ढूंढिए और उनका अभ्यास कीजिए। इसी प्रकार से उसका प्रसंग, ठीक है, उसकी प्रस्तावना ढूंढने का प्रयास कीजिए। भाषा शैली कैसे होगी, तो ऐसे अभ्यास करेंगे तब आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और एक चीज कि आपको वहां पर लिखने में गलती नहीं करनी है। अधिकतर विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं कि हैंड राइटिंग, ठीक है, लिखावट में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। ऐसा लिखा जा रहा है जैसे कि वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जब तक आप अच्छे से लिखेंगे नहीं तो आपका जो परीक्षक है वो आपकी जो शीट है उसको अच्छे से चेक नहीं करेगा, अगर आपने बहुत ज्यादा उसमें गंदा लिखा हुआ है। इसलिए लिखावट को सुधारें, वर्ण बनावट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और शब्दों का चयन उचित करना है, भाषा शैली उचित करनी है, वाक्य संरचना ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारे की सारी चीजें जब मिलती हैं तब जाके अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये थे। आशा करता हूं कि अब इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। जो आज हमने पढ़ा है ये आपको आपके भविष्य में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है जी, तो आज की कक्षा को यहीं पर देते हैं विराम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए। जाते जाते एक बार कक्षा को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रसन्न रहें। धन्यवाद।